दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी मेनली 1999 और 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स पर बेस्ड है। क्योंकि अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पता हो, तो आप जानते होंगे कि 1999 और 2001 इन दोनों सालों में इंडिया पे कुछ बहुत बड़े अटैक्स हुए थे, जिसमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और ये दोनों अटैक्स उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाए थे जिनमें पाकिस्तान का बैकअप था। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान को यूएसए और गल्फ कंट्रीज का काफी ज्यादा सपोर्ट था। इसलिए इंडिया अपने आप को पाकिस्तान से डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर। और पूरी मूवी में हम इसी मिशन धुरंधर को देखते हैं। तो अगर आप सभी को मूवी का कोर कंसेप्ट समझ आ गया हो, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर 1999 से। सबसे पहले सीन में हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो इस टाइम इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं, और इस कैरेक्टर को प्ले किया है आर माधवन ने। पता चलता है कि इंडिया से एक फ्लाइट जो अफगानिस्तान जा रही थी, जैसे ही कंदाहर एयरपोर्ट पहुंचती है, वैसे ही एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मोहम्मद उसे हाईजैक कर लेता है। प्लेन में जितने इंडियन सिविलियंस होते हैं, उन सबको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है, और उनकी डिमांड होती है कि वो तभी हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथ पकड़े गए टेररिस्ट को रिलीज करेगी। क्योंकि कुछ टाइम पहले इंडिया ने उन काफी सारे टेररिस्ट को पकड़ा था, और यह हाईजैक उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए अजय सन्याल, रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर्स और पीएम सब इनकी सारी डिमांड्स पूरी करने के मजबूर हो जाते हैं, और फाइनली सिविलियंस को रिलीज करवा लिया जाता है। लेकिन इसके लगभग 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 में एक और बड़ा अटैक होता है। दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर एक अम्बेसडर कार में 5 टेररिस्ट आते हैं। वो गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाती है। तभी अजय सन्याल टाइम पे पहुंच जाते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर सब टेररिस्ट को मार देते हैं। इंडिया इस इशू को यूएन और यूएसए के सामने उठाता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती, ना यूएन से, ना यूएसए से, ना ही गल्फ कंट्रीज से। तब पाकिस्तान के सपोर्ट में होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, पानी सर के ऊपर जा चुका होता है। इसलिए पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर, रॉ डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और सब एक हाई लेवल मीटिंग रखते हैं, और डिसाइड होता है कि पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक मास्टर प्लान, जिसमें इंडिया अपना सबसे काबिल एजेंट पाकिस्तान भेजेगा। रणवीर सिंह जो इंडियन एजेंट है, उसका नाम होता है हमजा अली। सबसे पहले उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है, फिर वहां से वो एक बालोच आइडेंटिटी बनाता है और पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है। बालोचिस्तान बेसिकली वो रीजन है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच पड़ता है। मॉडर्न बॉर्डर्स ने इसे डिवाइड कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान में बालोच लोगों से काफी नफरत की जाती है, और बालोच रेबल्स पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उन्हें काउंटर करते रहते हैं। यही रीजन होता है कि हमजा अपनी बालोच आइडेंटिटी का यूज मिशन में करेगा। पाकिस्तान आते ही हमजा सीधा कराची के लयारी एरिया में आता है। लयारी कराची का एक फेमस और डेंजरस एरिया है। यहाँ एक इंडियन एजेंट जिसका कवर एक जूस शॉप है, वो सालों से काम कर रहा होता है। उसके साथ कुछ और एजेंट्स भी होते हैं। ये सब मिशन धुरंधर में हमजा की हेल्प करेंगे। वो एजेंट हमजा को लयारी के बारे में सब कुछ बताता है। लयारी एक अपना ही एम्पायर है। जो लयारी को रूल करता है, वो कराची को रूल करता है, और जो कराची को रूल करता है, उसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान पर पड़ता है। लयारी में 3 बड़े डॉन्स हैं, अरशद पप्पू, बाबू डकैत और रहमान डकैत अका रहमान बालोच। रहमान बालोच एक बालोच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो बाबू डकैत का नाजायज बेटा होता है, और सच पता लगने पर उसने अपनी माँ को ही मार दिया था। लयारी में रहमान डकैत 1/3 एरिया रूल करता है, बाकी 2/3 अरशद पप्पू और बाबू डकैत के पास है। दोनों मिलकर रहमान को काउंटर करते हैं। हमजा का प्लान होता है कि एक बालोच बनकर वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा। इसका मौका जल्दी मिलने वाला होता है, क्योंकि रहमान के बेटे में से एक के दोस्त की शादी होती है। अरशद और बाबू का प्लान होता है कि शादी में रहमान के बड़े बेटे को मार दिया जाए। हमजा और एजेंट्स इस शादी में वेटर बनकर घुसते हैं, ताकि अटैक के वक्त वो उसे बचा सके। लेकिन रहमान का बेटा अपने छोटे भाई को भी साथ लाया होता है, जिससे पूरा प्लान बिगड़ता है। हमजा अटैक से बड़े बेटे को नहीं बचा पाता, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता। छोटा बेटा रहमान को बताता है कि हमजा ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, और बड़े भाई को हॉस्पिटल भी यही लाया था। रहमान पहले रो पड़ा, फिर हमजा का शुक्रिया अदा करता है और पैसे देने की कोशिश करता है। हमजा पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो रहमान को अपना हीरो मानता है।
क्योंकि वो बालोच लोगों के हक की लड़ाई लड़ता है। रहमान इम्प्रेस हो जाता है और हमजा को अपनी गैंग में ले लेता है और धीरे धीरे सब सीक्रेट्स बताने लगता है। रहमान डिसाइड करता है कि बाबू डकैत को मार दिया जाए, लेकिन तभी लयारी का एक एमपी और एमएलए टाइप पॉलिटिशियन आता है और रहमान को रोकता है। इलेक्शंस पास है, कोई अटैक मत करना, नहीं तो पॉलिटिशियन हार सकता है और रहमान का सारा सपोर्ट चला जाएगा। रहमान अंदर अंदर जल रहा होता है, बेटे की मौत का बदला चाहते हुए। एक दिन वो अपनी गैंग से पूछता है कि क्या करना चाहिए। सब कहते हैं इलेक्शंस के बाद बदला लेना, वरना नुकसान होगा। लेकिन जब हमजा से पूछता है तो हमजा उल्टा जवाब देता है, मैं होता तो अपने बेटे का बदला जरूर लेता। उसने इलेक्शन से बिल्कुल पहले आपके बेटे को मार दिया ताकि आप ये सोचकर चुप बैठ जाओ कि इलेक्शन आ रहे हैं और आप उस पर कोई हमला नहीं करोगे। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि एक्चुअली इस टाइम पर वो बिल्कुल बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर अटैक कर सकते हो। और रही बात इलेक्शंस जीतने की, तो अगर आपने उस पर हमला नहीं किया तो इलेक्शन आप वैसे भी हार जाओगे, क्योंकि आपके बेटे को उठा के आपको इलेक्शन तक चुप बैठा के उसने पूरी लयारी को ये मैसेज दे दिया कि बाबू डकैत रहमान डकैत से कई ज्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई ताकत नहीं बची। इसीलिए अगर मेरी सुनो तो आपको बाबू डकैत को खत्म कर देना चाहिए, ताकि सिर्फ आपका बदला पूरा ना हो बल्कि पूरी लयारी के अंदर ये बात फैल जाए कि इस रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई नहीं। रहमान डकैत हमजा की बात से अग्री होता है और प्लान बनाता है कि अब वो बाबू डकैत और उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और सबको एक एक करके खत्म करेगा। फिर प्लान के मुताबिक वो लोग बाबू डकैत के आदमियों की वायरिंग सेट कर देते हैं और एक ही बार में उन सबको खत्म कर देते हैं। रही बात बाबू डकैत की, तो हमजा और रहमान मिलकर उसको भी मार देते हैं और रहमान अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। फिर इलेक्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि एक पॉलिटिशियन जमील जमाली पूरे बहुमत से जीत जाता है। लेकिन जब उसे विक्ट्री स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है तो जैसे ही वो क्राउड को देखता है उसे समझ आ जाता है कि लयारी की पब्लिक उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और अगर कल को रहमान पॉलिटिक्स में आ गया तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त रहमान डकैत टॉप पे था, बाबू डकैत को खत्म कर चुका था, लयारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो आराम से नेता बन सकता था। हमजा भी रहमान का सबसे खास आदमी बन चुका था। आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि हमजा इस विक्ट्री स्पीच के मौके पर जमील जमाली की बेटी से मिलता है और धीरे धीरे उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि हमजा जानता था कि जमील जमाली की बेटी उसके मिशन में काम आ सकती है। इसके बाद वही होता है जिसका जमील जमाली को डर था। पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन जो पहले अपने फायदे के लिए जमाली को सपोर्ट करते थे, अब रहमान डकैत से मिलने लगते हैं, क्योंकि अब लयारी में रहमान से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं थी, पॉलिटिशियन जमाली की भी नहीं। जैसे ही जमाली को पता लगता है उसके मन में रहमान के लिए नफरत भर जाती है और वो उसे गिराने के तरीके ढूंढने लगता है। तब रहमान की मीटिंग होती है उन दोनों बिजनेसमैन के साथ जिनको खनानी ब्रदर्स कहते हैं। दोनों असली में पाकिस्तान में गले सड़े काम करते थे, जैसे हवाला के थ्रू ब्लैक मनी वाइट करना और फेक इंडियन करेंसी छाप के इंडिया भेजना। इसी बीच हम ये नोटिस करते हैं कि रणबीर सिंह यानी हमजा मेजर इकबाल के प्लान का हिस्सा बन के काम कर रहा था। मेजर इकबाल एक्चुअली एक बड़ा टेरर प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था, वही 2008 का 26/11 अटैक। और जैसे हम जानते हैं इंडियन इंटेलिजेंस उस अटैक को रोक नहीं पाई, लेकिन हमजा अपना काम करता रहता है और हर खबर इंडिया को भेजता रहता है। बस प्रॉब्लम इंडियन इंटेलिजेंस की इनएफिशिएंसी थी, वो किसी भी बड़े टेरर अटैक को रोक नहीं पाए। लयारी में दूसरी तरफ जमील जमाली एसपी चौधरी के थ्रू अपना काम चलाने लगता है और रहमान डकैत का फेक एनकाउंटर प्लान करता है। सबसे पहले वो रहमान के घर के नौकर को पैसे देकर इन्फ्लुएंस करता है और रहमान के छोटे बेटे के खाने में जहर जैसा कुछ मिलवा देता है। बच्चे की तबीयत बिगड़ती है और रहमान अपनी वाइफ और कुछ ही आदमियों के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाने निकल पड़ता है और वही एसपी चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है। एसपी चौधरी रहमान को अरेस्ट कर लेता है और प्लान ये था कि रास्ते में एनकाउंटर दिखा देगा कि जैसे रहमान भागने लगा था, इसीलिए उसे मार दिया गया। इसी वक्त हमजा, उजैर और रहमान के दूसरे लोगों को ये खबर मिलती है। तभी जमील जमाली की बेटी हमजा को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो अपने फादर एसपी चौधरी और अरशद पप्पू की मीटिंग रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा होता है कि जमील जमाली एसपी चौधरी से कह रहा है रहमान डकैत को एनकाउंटर में खत्म कर दो, बाबू डकैत तो मर चुका है, पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा और फिर पप्पू मेरे हिसाब से चलेगा। क्योंकि जैसे आप जानते हो बहुत से पॉलिटिशियंस गुंडों को सपोर्ट तो करते हैं पर ये नहीं चाहते कि कोई भी गुंड उनसे ऊपर जाए और रहमान डकैत तो अब जमाली से ऊपर जा ही चुका था, इसीलिए
वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था। इस वीडियो को देखकर हमजा सब समझ जाता है कि तीनों मिलकर रहमान को खत्म करना चाहते हैं।